हेलो, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल स्टडी गुरुकुल 2.5 मिलियन में। आज की हमारी क्लास संबंधित है यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 के लिए एक नई प्रैक्टिस सेट 100 क्वेश्चन की सीरीज शुरू हो रही है, तो देखना ना भूलें। जिसमें जीके, जीएस, करंट अफेयर्स सारी चीज़ें सम्मिलित हैं और क्वेश्चन कितने रहेंगे 100। पीडीएफ प्राप्त करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वहाँ से जाकर आप फ्री डाउनलोड करें, टेलीग्राम से जुड़ें। चलिए देखते हैं। और ये सीरीज हमारी कब तक चालू रहेगी? जब तक हमारा एग्ज़ाम संपन्न नहीं हो जाता है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? ऑप्शन दिए गए हैं कालीबंगा, बनावली, लोथल, रंगपुर। तो सही जवाब होगा ऑप्शन फर्स्ट, कालीबंगा। अच्छा, कालीबंगा किस नदी के किनारे है? तो घग्गर नदी के किनारे है और है कहाँ पर? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है कि अशोक द्वारा कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? ऑप्शन है 269 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, 261 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य काल में चारागाह के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? ऑप्शन दिए गए हैं सूत्राध्यक्ष, पर्ण्याध्यक्ष, विविताध्यक्ष तथा सीताध्यक्ष। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विविताध्यक्ष। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल में पूग किसे कहा जाता था? ऑप्शन दिया गया है पूजा स्थल को, न्यायालय को, बंदरगाह को या टकसाल को। तो सही जवाब होगा कि गुप्त काल में पूग कहा जाता था न्यायालय को। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना हर्षवर्धन से संबंधित नहीं है? क्या पूछा गया है? कौन सी रचना हर्षवर्धन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली, काव्य दर्शन। तो कौन सा नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, काव्य दर्शन नहीं है। जबकि हर्षवर्धन की रचनाएं कौन कौन सी हैं? नागानंद है, रत्नावली है, प्रियदर्शिका है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मंदसौर अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ऑप्शन दिए गए हैं रुद्रदामन से, खारवेल से, यशोवर्मन से या स्कंदगुप्त से। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यशोवर्मन से। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कौन सा दिया गया है। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा कि मोहम्मद गोरी को भारत में पहली बार किसने पराजित किया था? ऑप्शन दिया गया है भीम प्रथम, भीम द्वितीय, पृथ्वीराज चौहान या ऑप्शन डी में दिया गया है जयचंद। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भीम द्वितीय। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत में विद्रोहियों के प्रति दुर्बल नीति किस शासक ने अपनाई थी? रजिया ने, बहराम शाह, नासिरुद्दीन महमूद, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन डी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा का आरंभ किया था? ऑप्शन दिए गए हैं इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज तुगलक। तो सही जवाब होगा इसका अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि अद्वैतवाद मत को प्रतिपादक करने वाले कौन हैं? अद्वैतवाद के प्रतिपादक किसे कहा जाता है? ऑप्शन में दिया गया शंकराचार्य, रामानुज, निम्बार्क, विष्णु स्वामी। तो सही जवाब होगा शंकराचार्य, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने न्याय की प्रसिद्ध जंजीर लगवाई थी? तो ऑप्शन दिए गए हैं जहांगीर, शाहजहां, अकबर, हुमायूं। तो सही जवाब होगा फर्स्ट, जहांगीर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने दारा शिकोह को लघु अकबर कहा था? ऑप्शन है बर्नियर, बदायूनी, लेनपोल या फैजी। तो सही जवाब होगा लेनपोल। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। किस सिख गुरु ने सिखों को एक सैनिक संप्रदाय के रूप में परिवर्तित किया था? ऑप्शन दिए गए हैं गुरु हरराय, गुरु अंगद, गुरु हरगोविंद, गुरु तेग बहादुर। तो सही जवाब है सिखों के 6वें गुरु, जिनका नाम है गुरु हरगोविंद। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विजयनगर के किस शासक के काल में अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा की थी। ऑप्शन दिए गए हैं देवराय प्रथम, निकतिन, कृष्णदेवराय या देवराय द्वितीय। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, देवराय द्वितीय के शासनकाल में। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन दिए गए हैं 1757, 1760, 1763 और 1754। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1760। और किसके बीच हुआ था वांडीवास का युद्ध। तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ, अंग्रेज विजयी हुए। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अहमद शाह अब्दाली के भारत पर प्रथम आक्रमण के समय मुगल बादशाह कौन था। ऑप्शन दिए गए हैं आलमगीर द्वितीय था, शाहजहां द्वितीय, मोहम्मद शाह या शाह आलम द्वितीय। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद शाह था। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो कब हुआ था प्लासी का युद्ध। ऑप्शन दिए गए हैं 1754, 1757, 1763, 1764। सही जवाब होगा 1757 और भागीरथी के तट पर हुआ था प्लासी का युद्ध। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। किसने किया था, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अहमद उल्ला के द्वारा किया गया था। कहाँ पर, फैजाबाद में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस इतिहासकार ने बंगाल के 1765 ईस्वी से लेकर 1772 ईस्वी के मध्य कालखंड को डाकू राज्य की संज्ञा दी थी। तो किसके द्वारा दिया गया था, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, के.एम. पडिक्कर के द्वारा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। क्या नाम है पुस्तक का, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ऑप्शन में दिए गए हैं दादा भाई नौरोजी, रमेश चंद्र दत्त, VK.R.V. राव, गोविंद रानाडे। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रमेश चंद्र दत्त। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस अधिनियम के माध्यम से भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था। ऑप्शन दिए गए हैं 1786 का अधिनियम, 1813 का अधिनियम, 1833 का अधिनियम या 1858 का भारत सरकार का अधिनियम। सही जवाब होगा 1813 का अधिनियम, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आत्मीय सभा का गठन किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन में दिया गया है आनंद मोहन बोस। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय। कब किया गया था, 1814 में किया गया था। इनका ये क्वेश्चन बनता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ही ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। कब की गई, 1828 में की गई। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे। तो अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक पूछे गए हैं, कौन है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सर सैयद अहमद खान क्या थे, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पागलपंथी विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन देखेंगे करमशाह, जोवा भगत, सीताराम राजू और जतरा भगत। तो इसका सही जवाब होगा करमशाह के द्वारा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सन 1881 ईस्वी का प्रथम कारखाना अधिनियम किस वायसराय के काल में पारित किया गया था। ऑप्शन दिए गए हैं लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन। तो सही जवाब होगा लॉर्ड रिपन के शासन में। आगे है कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किस रचना का प्रकाशन किया था। कब, दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान। ऑप्शन में दिया गया हिंद स्वराज, माई अर्ली लाइफ, इंडियन ओपिनियन, नवजीवन। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन सी, इंडियन ओपिनियन। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें। आगे देखते हैं कि किस गवर्नर जनरल द्वारा सर्वप्रथम प्रेस पर सेंसरशिप लागू किया गया था। ऑप्शन में है वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेजली, जॉन लॉरेंस तथा लॉर्ड इरविन। सही जवाब होगा लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था। ऑप्शन दिया गया 1913, 1906, 1908 और 1911। तो सही जवाब होगा 1908 में।
इसी के क्रम में बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था? किसमें? दिल्ली में। तो ऑप्शन दिए गए हैं हकीम अजमल खां, अजीत सिंह, सैयद हैदर रजा और राजगोपालाचारी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सैयद हैदर रजा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस उदारवादी नेता को द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो कौन है? इसका सही जवाब है, आप सभी लोगों को पता है, ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई थी? देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे असहयोग आंदोलन है ना, तो असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में। इसके बाद दिया गया ऑप्शन बी में स्वराज पार्टी का गठन, तो स्वराज पार्टी का गठन हुआ था 1923 में। खेड़ा सत्याग्रह पूछा जाए तो यह हुआ था 1918 में और चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। तो पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई? तो बाद में घटित हुई थी, सही जवाब होगा इसका ऑप्शन बी, स्वराज पार्टी का गठन। यह कब हुआ था? 1923 में। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्न में से किसने अपनी सर की उपाधि को त्याग दिया था? तो सही जवाब होगा इसमें ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन, देखिए क्वेश्चन समझिए क्या दिया गया है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था? ऑप्शन में दिए गए हैं चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, अहमदाबाद मिल आंदोलन या नमक सत्याग्रह, है ना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, असहयोग आंदोलन। अगर यहाँ पर जन ना होता, ये होता कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम आंदोलन कौन था, तब हमारा सही जवाब होता चंपारण सत्याग्रह। लेकिन यहाँ पर दिया गया है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन, तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, असहयोग आंदोलन। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? तो किसके सुझाव पर? इसका सही जवाब हम सीधे देख लेते हैं, सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड इरविन के। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं 1937, 1939, 1936 और 1940। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1939। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए दिया गया है लॉर्ड रिपन कम्युनल अवार्ड हुआ था 1932 में, गवर्नर जनरल क्या लॉर्ड रिपन था। तो यही इसका क्या पूछा गया था, नहीं बताना, तो सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि कम्युनल अवार्ड 1932 में उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलिंगटन गवर्नर जनरल था, है ना। तो इसमें नहीं पूछा गया है, तो सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन ए, है ना, यही गलत है। आगे जैसे दिया गया लिनलिथगो, तो इसके समय में अगस्त प्रस्ताव हुआ था 1940 में, डलहौजी के समय में व्यक्तिगत सिद्धांत, चेम्सफोर्ड के समय में द्वैध शासन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि झंडा गीत निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन दिया गया बंकिम चंद्र चटर्जी, श्यामलाल प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त और रविंद्रनाथ टैगोर। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, श्यामलाल प्रसाद, है ना। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोविड-19 वैक्सीन डीएनए आधारित वैक्सीन है ना। तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन दिए गए हैं जायकोडी, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक वी। तो इसका सही जवाब है फर्स्ट, कौन सी? जायकोडी। और किस कंपनी के द्वारा इसे? तो जाइडस कैडिला कंपनी के द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा संगठन ऑपरेशन ग्रीन को कार्यान्वित करता है। ऑप्शन में दिया गया है नाफेड, ICAR, नाबार्ड या SFAC। तो इसका सही जवाब होगा नाफेड, ऑप्शन ए। चलिए
आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है। ऑप्शन दिया गया वित्त मंत्रालय के, नीति आयोग के, भारतीय सांख्यिकी संस्थान के या गृह मंत्रालय के द्वारा। तो इसका सही जवाब होगा फर्स्ट, वित्त मंत्रालय के द्वारा। आगे बढ़ते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु के बच्चों में शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वह उद्योग जो खनिजों का उपयोग कच्चे माल के तौर पर करते हैं क्या कहलाते हैं। मूल या बेसिक उद्योग कहलाते हैं, कृषि आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग या खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि निम्नलिखित कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है। तो गरीब का मित्र किसे कहते हैं, हर समय उपस्थित रहता है, सबको मिलता है। ऑप्शन इसका बी सही है क्या, आलू। आलू को क्या कहा जाता है, गरीब का मित्र कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिया गया है भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में स्थित है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क की स्थापना कब हुई थी। सही जवाब, अच्छा तो इसमें ऑप्शन है 1980 में, 1983 में, 1985 में या 1990 में। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1985 में। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अपना अगला क्वेश्चन कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ना, नहीं पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए हैं, मैकमोहन रेखा किसके बीच है, भारत एवं चीन के बीच है, या मेन रहीम रेखा किसके बीच है, रूस एवं फिनलैंड के बीच, हिंडनबर्ग रेखा जर्मन एवं पोलैंड। ऑप्शन डी में दिया गया मैगीनाट रेखा फ्रांस एवं स्पेन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अर्थात मैगीनाट रेखा यह फ्रांस एवं स्पेन के बीच न होकर फ्रांस एवं जर्मनी के बीच है। तो सही जवाब ऑप्शन का कौन सा है, डी, और ये ऊपर सही है। मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के बीच है और मेन रहीम रेखा रूस एवं फिनलैंड के बीच, हिंडनबर्ग रेखा जर्मन एवं पोलैंड के बीच। अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन दिए गए हैं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है। तो सही जवाब इसमें होगा ऑप्शन बी, 21। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका का नाम बताना है। ऑप्शन में दिए गए हैं MF हाइड्रा, MV हाइड्रा, MV हाइड्रोजन, MF हाइड्रोजन। सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन ए, MF हाइड्रा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने 12 वर्ष के पुराने उपग्रह जिसका नाम क्या है, मेघा ट्रॉपिक्स को किस महासागर में गिराया है। ऑप्शन दिए गए प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि सितविनी राबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ऑप्शन दिए गए हैं ऑस्ट्रेलिया के, ब्राजील के, फिजी के या न्यूजीलैंड के। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फिजी के। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 के विजेता कौन है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नोवाक जोकोविच है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता हासिल की है। ऑप्शन दिए गए हैं IIT मद्रास, IIT गुवाहाटी और IIT खड़गपुर, IIT कानपुर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, IIT कानपुर। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष तक भारत ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ऑप्शन में दिए गए हैं 2030 तक, 2040 तक, 2047 तक या 2070 तक। तो इसका सही जवाब होगा 2047 तक। ऑप्शन सी इसका राइट है, आंसर है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मृदु ऊतक एक प्रकार का क्या है।
विभज्योतक है, सरलूतक है, जटिलूतक है या इनमें से सभी है? तो इसका सही जवाब होगा यह एक सरलूतक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न कथनों पर विचार करें। क्या विचार करना है देखते हैं। फर्स्ट में दिया गया है कि कवक में क्लोरोफिल का अभाव होता है। क्या होता है इसको देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि मशरूम ब्रायोफाइट के अंतर्गत आता है। अगला है कि शैवाल संवहनीय पौधा है। यह दिया गया है कि थैलोफाइट वर्ग के पौधों का शरीर जड़, तना एवं पत्तियों में विभेदित नहीं रहता है। तो देखिए इसमें विचार करना है। अब देखिए उपर्युक्त कथन में से कौन सा कथन सही पूछा गया है ना, सही बताना है। तो सही इसमें होगा, देखिए पहला कवक में क्लोरोफिल का अभाव होता है, सही है ना, तो यह सही हो गया। आगे दिया गया है कि मशरूम ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है, तो नहीं, मशरूम किसके अंतर्गत आता है, मशरूम फंगाई के अंतर्गत आता है, तो यह गलत हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि शैवाल संवहनीय पौधा है। नहीं, शैवाल कैसा पौधा है, शैवाल थैलोफाइट वर्ग का पौधा है। तो इसलिए हमारे सही जवाब होंगे पहला और चौथा, अर्थात कवक में क्लोरोफिल का अभाव होता है और थैलोफाइटा वर्ग के पौधों का शरीर जड़, तना एवं पत्तियों में विभेदित नहीं रहता। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पहला और चौथा सही है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग कौन सा है। ऑप्शन दिए गए हैं मलेरिया, मोटापा और टिटनेस तथा हेपेटाइटिस। तो इसका सही जवाब होगा हेपेटाइटिस है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दुधारू पशुओं का रोग एंथ्रेक्स होता है किससे, बैक्टीरिया से, फंगस से, वायरस से या कृमि से। तो इसका सही जवाब होगा बैक्टीरिया से। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रसांकुर पाया जाता है किसमें, अमाशय में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में या मुख। इसका सही जवाब होगा छोटी आंत में। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है या कोशिका द्रव्य में होता है, हरित लवक में होता है या कोशिका झिल्ली में होता है। तो इसका सही जवाब होगा कोशिका द्रव्य में होता है अवायवीय श्वसन, है ना, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब फाइब्रिनोजिन प्लाज्मा से अलग हो जाता है तो फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा को क्या कहा जाता है। तो इसे क्या कहेंगे, इसे सीरम बोलते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एस्ट्रोजन स्रावित होता है किसमें, वृषण में, अंडाशय में। तो इसका सही जवाब होगा किसमें, अंडाशय द्वारा, है ना। और इसमें एक हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम होता है प्रोजेस्टेरॉन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोग से क्या बनता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जाइगोट बनता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है। ऑप्शन दिए गए हैं 10, 5, 8, 7। तो इसका सही जवाब होगा 7 होते हैं, ऑप्शन डी सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा से कथन असत्य है, असत्य को बताना है। देखिए असत्य पूछा गया है, तो इसमें फर्स्ट में दिया गया है कि दूरी में केवल परिमाण होता है। आगे दिया गया है विस्थापन एक अदिश राशि, नहीं, विस्थापन एक सदिश राशि। ये तो गलत हो गया, है ना, असत्य ही पूछे है तो बी गलत है। आगे देख लेते हैं कि विस्थापन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, नहीं, ये भी गलत हो गया। तो इसमें बी और सी गलत हैं, ठीक। और दूरी में केवल परिमाण होता है तो यह सही है। इसमें क्वेश्चन होना चाहिए कि इनमें से कौन सा कथन सही है ना। तो सही पूछता तो सही कथन होता फर्स्ट। इसमें 2 गलत है, विस्थापन वाला, बी और सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि किसी वस्तु में बल लगाने से उसमें कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होता तो वह बल क्या कहलाता है। ऑप्शन में दिए गए हैं संतुलित बल, असंतुलित बल, घर्षण बल, या ऑप्शन डी में दिया गया है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा उसे कहते हैं, फर्स्ट है, संतुलित बल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। यदि कोई वस्तु किसी द्रव में डूब जाती है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। ऑप्शन दिया गया है तैरने का सिद्धांत, अर्थात जो आइंस्टीन ने दिया था, वस्तु का भार उत्प्लावक बल के बराबर है, वस्तु का भार उत्प्लावक बल से अधिक है, वस्तु का भार उत्प्लावक बल से कम है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वस्तु का भार उत्प्लावक बल से अधिक है। आगे बढ़ते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब संभव होती है जब प्रकाश जाता है कहाँ, विरल से सघन माध्यम में, सघन से विरल माध्यम में, या सघन से सघन माध्यम में, या विरल से विरल माध्यम में। तो इसका सही जवाब होगा सघन से विरल माध्यम में, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वर्ण अर्थात रंग सबसे कम विचलित होता है, वह कौन सा रंग है। ऑप्शन में दिया गया लाल, तो सही जवाब है इसका फर्स्ट, लाल रंग। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध में क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो ऑप्शन दिए गए बढ़ेगा, घटेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखिए इसका सही जवाब होगा फर्स्ट, बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वायल्स तथा चार्ल्स के नियम को निम्न को सम्मिलित रूप में क्या कहते हैं। ऑप्शन में दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन है एवोग्रेडो नियम, या गैस समीकरण नियम, या परम शून्य तापक्रम, या नियतांक। तो इसका सही जवाब होगा क्या, सही जवाब है इसे गैस समीकरण कहते हैं, ऑप्शन बी। इसका सूत्र देखें तो क्या होता है, PV = nRT। क्या होता है, PV = nRT। आगे बढ़ेंगे कि समुद्र के जल से नमक को किस विधि द्वारा निकाला जाता है। तो ये सभी लोगों को पता है किसके द्वारा निकालते हैं, सही जवाब है ऑप्शन ए, वाष्पीकरण के द्वारा। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि एक्वारेजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का अनुपात पूछा गया, कितना होता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं कि 1:3, 3:1, 2:1, 1:2। तो इसका सही जवाब होगा फर्स्ट, 1:3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विद्युत का सुचालक अधातु है कौन सा, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, या ग्रेफाइट। तो इसका सही जवाब होगा ग्रेफाइट, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं कि एक द्रव अधातु है कौन सी, लिथियम, पारा, ब्रोमीन, या हाइड्रोजन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ब्रोमीन। पिंच ब्लेंड निम्न में से किस धातु का अयस्क है। ऑप्शन है मरकरी, यूरेनियम, थोरियम, या लेड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यूरेनियम। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था या किसके द्वारा की गई। तो रेडियो सक्रियता की खोज किसके द्वारा की गई, हेनरी बेकेरेल के द्वारा, या मैडम क्यूरी के द्वारा, पियरे क्यूरी, या आइंस्टीन के द्वारा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, सही जवाब होगा फर्स्ट, हेनरी बेकेरेल के द्वारा किया गया। आगे देखते हैं और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से ग्रहित किया गया है। तो इसका सही जवाब होगा फर्स्ट, ऑस्ट्रेलिया से। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। ऑप्शन दिए गए हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या राष्ट्रपति, विधानसभा के अध्यक्ष, या भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही जवाब होगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। आर्टिकल पूछा जाए तो किस आर्टिकल में है, तो 159 आर्टिकल में। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो इसका सही जवाब क्या होगा, सही जवाब होगा ऑप्शन सी,
73वां संविधान संशोधन। पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है, राष्ट्रपति को, संसद को, लोकसभा को या राज्यसभा को। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन फर्स्ट, राष्ट्रपति को। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई है। ऑप्शन दिए गए हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 या ऑप्शन डी में दिया गया है कि कोई भी विकल्प सही नहीं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किसका मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा। तो किसका मतलब है, मौलिक क्षेत्राधिकार का या रिट संबंधी क्षेत्राधिकार का, अपीलीय क्षेत्राधिकार का या सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार का। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अपीलीय क्षेत्राधिकार का। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान का अंतिम व्यवस्थापक है कौन, केंद्रीय मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी कारक किसके स्वामित्व और नियंत्रण में रहते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं जनता के, उत्पादकों के, राज्य के या श्रमिकों के। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राज्य के। महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया है। तो सही जवाब क्या होगा, सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य में है, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अगर ये ऑप्शन में देखा जाए तो कोई नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, क्योंकि जब ये जनगणना हुई थी तब उस समय हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है। किसमें पूछा गया है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पंजाब, है ना। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड को मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए दिया गया है जिम कॉर्बेट पार्क। तो जिम कॉर्बेट पार्क कहाँ है, उत्तराखंड में। ए का तीसरा हो गया है ना, ए का क्या है, तीसरा, ए का तीसरा। तो सही जवाब मेरी समझ में ऑप्शन सी है इसका, है ना। कौन सा होगा, ऑप्शन सी। देखिए जिम कॉर्बेट पार्क कहाँ है, उत्तराखंड में, है ना। तो तीसरा इसी से मिल गया। फिर पूछा गया बांधवगढ़ कहाँ है, तो बांधवगढ़ होगा मध्य प्रदेश में। दम्फा पूछा जाए तो कहाँ है, मिजोरम और रणथंभौर राजस्थान। तो सही जवाब है ऑप्शन सी। अच्छा ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं पहले। भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्न में से किन क्षेत्रों में होती है। तो सर्वाधिक वर्षा भारत में किन क्षेत्रों से होती है, ऑप्शन दिया गया है पश्चिमी घाट। तो सही जवाब यही है ऑप्शन ए, पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चल अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रिंग ऑफ फायर, है ना, क्या दिया गया है, रिंग ऑफ फायर से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन में दिए गए हैं कि जापान का एक औद्योगिक क्षेत्र है, या दिया गया है अफ्रीका का एक पर्वत शिखर है, प्रशांत महासागर में भूकंप एवं ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र है, या दक्षिणी अमेरिका की सोने की खान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर में भूकंप एवं ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है। तो भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, सही जवाब है ऑप्शन डी, 13 देशों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जलधाराओं में से कौन सी ठंडी जलधारा है।
देखिए दिया गया है यहाँ पर फॉकलैंड जलधारा, लैब्राडोर जलधारा, बेंगुएला जलधारा, तो ये सभी ठंडी जलधारा है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर में से सीमा नहीं बनाता है। ऑप्शन दिए गए हैं अजरबैजान, ईरान, इराक, कजाकिस्तान, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इराक। इराक कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है। निम्न में से किस जिला की सीमा रेखा की लंबाई पश्चिम बंगाल से सबसे कम स्पर्श करती है? क्या पूछा गया? पश्चिम बंगाल से सबसे कम स्पर्श करती है, तो ऐसा कौन सा जिला है? किशनगंज जिला, कटिहार जिला, पूर्णिया जिला या बांका जिला? तो इसका सही जवाब होगा पूर्णिया जिला, ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक पाइराइट पाए जाते हैं? ऑप्शन दिया गया है बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, तो सही जवाब है ऑप्शन ए, बिहार। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग कौन सा है? इन ऑप्शन में देख के बताना है। राष्ट्रीय जल मार्ग फर्स्ट है, या राष्ट्रीय जल मार्ग सेकेंड है, या राष्ट्रीय जल मार्ग थर्ड या फोर्थ? तो इसका सही जवाब होगा क्या? कौन सा होगा सही जवाब? सही जवाब है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय जल मार्ग फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि शून्य रेखा कहलाती है। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच की रेखा, सिक्किम और बांग्लादेश के बीच की रेखा, मेघालय और बांग्लादेश के बीच की रेखा या त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की रेखा। तो शून्य रेखा कहलाती है, सही जवाब है ऑप्शन डी, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की रेखा। तो आज की क्लास हमारी यहीं से समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना सहयोग बनाए रखें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।